सतेंद्र डागर से जो जीत रामा एक नाम मिला है, वो कैसे? क्योंकि एक बड़ा संघर्ष रहा होगा। मैं शायद अकेला ऐसा पहलवान हूँ हिंदुस्तान का कि जिसका कोई गुरु नहीं था दाव पे सिखाने वाला। जब रिंग में आपने एंट्री की, जोश था या फिर घबराहट थी पहले? मुझे गर्व होता है बताते हुए कि भाई जिनके पीछे हम पड़े रहते थे कि हमें अपॉर्चुनिटी दो, हमें मौका दो, आज मेरे पास बड़े से बड़े रेसलर्स के मैसेज आ रहे हैं कि हमें इंडिया में मौका दो। WWE की अगर बात करें तो सबसे खतरनाक रेसलर कौन कौन से हैं? खतरनाक जो मेरे को लगता था एक ही लगता था, ब्रॉक लेसनर। तो इसमें डेथ भी हो जाती है? बिल्कुल, कई रेसलर्स मर चुके हैं, अगर आप गूगल पे निकाल के देखोगे कई रेसलर्स की डेथ हो चुकी है। जो हमारे देश के रेसलर के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग यहाँ पे इंडिया में है, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग। तो उन्होंने बोला हाँ भाई कौन सा गांव है? मैं बोला जी बागड़ू। अच्छा बागड़ू, रामदिया पहलवान वाली बागड़ू? मैं कहा हाँ जी, मेरे दादा थे रामदिया पहलवान। तो वो बोले कि भाई सारे पहलवान बैठ जाओ, सारी कुश्ती बंद कर दो, रामदिया पहलवान का पोता है, इसकी कुश्ती होगी। जो दंगल होते हैं, दंगलों में लेडीज यहाँ कुश्तियाँ देखने जाती नहीं। हमारे तो गाँव की लेडीज भी कुश्तियाँ देखने मेरी आती थी सोनीपत में। सभी ये बोलते थे कि सिकंदर की जब कुश्ती होती है तो दो जने आगे पूरे गांव को लूट के ले जा सकते हैं कि गांव में कोई आदमी होता ही नहीं था। मेरे ताऊ जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये शायद ये बात पहली बार खुल रही होगी जी। ना, तो उन्होंने ही कभी बताया। जिस दिन मेरी कुश्ती होती थी उस दिन वो सुबह मंदिर में जाते थे। एजे स्टाइल्स के साथ जो फाइट थी, तो कैसा अनुभव रहा उसका? बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि एजे स्टाइल्स WWE में वन ऑफ द बेस्ट है आज भी। अगर फिल्मों की बात करें तो कोई एक्टर पसंद है भाई? ये एक्टर सनी देओल शुरू से फेवरेट रहा है। पहले धर्मेंद्र जी थे, उसके बाद सनी देओल, बस यही फेवरेट रहा। 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, 2.5 किलो, उन्हीं को देख देख के बड़े हुए हैं। जी जी। राम राम जी, द एयर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ WWE के सुपरस्टार और भारतीय पहलवानी के गर्व सतेंद्र डागर और जीत रामा मौजूद है। बहुत सारी बातचीत करेंगे। आज का पॉडकास्ट बड़ा शानदार होने वाला है। स्वागत है भाई साहब आपका। राम राम जी, धन्यवाद। WWE रेसलिंग एक बड़ा नाम है, कैसे पहुंचे? थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड की अगर बात करें, क्योंकि कामयाबी सबको दिखती है लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष है वो थोड़ा शेयर करें भाई साहब। कुश्ती से ही WWE में पहुंचा। मैं पहले कुश्ती करता था, यहाँ पे पहलवान था। चंडीगढ़ में WWE की टीम आई हुई थी, तो वहाँ पे फ्रेंड है मेरे, उन्होंने बताया था कि WWE की टीम आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वर्बली बात हुई थी उस टाइम पे। तो फिर बोले कि हम ट्राई आउट लेंगे दुबई में। 1-1.5 महीने बाद का उन्होंने टाइम दिया था कि कई देशों के वहाँ पे एथलीट हम बुलाएंगे, वहाँ पे ट्राई आउट लेंगे। अगर वहाँ से आप पास कर दिया ट्राई आउट तो फिर आप WWE के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। जी। तो बस वहाँ पे ट्राई आउट के बाद में सिलेक्ट हुआ था। सतेंद्र डागर से जो जीत रामा एक नाम मिला है, वो कैसे? क्योंकि एक बड़ा संघर्ष रहा होगा, तो उसकी कहानी थोड़ा सा बताएं कि कैसे, किसने ये नाम रखा? जीत रामा WWE में ही ये नाम मिला था मेरे को, क्योंकि WWE का क्या होता है कि वो सभी रेसलर्स को अपना नाम देते हैं, और वो नाम मेरे को मिला था कि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जीत विक्ट्री होता है मतलब, और राम हमारे भगवान हैं, तो उनसे रिलेटेड ये नाम मेरे को मिला था। और WWE में जाने के बाद ही ये नाम मेरे को मिला था। कुश्ती में सतेंद्र डागर था और वहाँ जाके जीत रामा बन गए। तो बहुत सारे लोग के मन में ये है कि इनका गांव कौन सा है, कहाँ से है? हरियाणा से तो सबको पता है। हाँ जी। थोड़ा हाँ एक बार ये चीज़ें भी बताएं। जी बिल्कुल, मेरा गांव है बागड़ू, सोनीपत ज़िला है, और छोटा सा गांव है सोनीपत ज़िले में बागड़ू हमारा। तो शायद किसी को नहीं पता होगा, मैं भी किसी को बताता था पहले। बागड़ू, एक बागड़ू और भी है, हाट बागड़ू बोलते हैं मैं। ओके। तो वो तो बड़ा है, वो ज़्यादा फेमस है, तो बताना पड़ता था कि हाँ सोनीपत में है, 5-6 किलोमीटर दूर। जी। त्याड़ बागड़ू भी बोल देते हैं, त्याड़ बागड़ू गाँव हमारा। गांव में जाना हो जाता है? हाँ बिल्कुल, गांव में हर हफ्ते तकरीबन आना जाना रहता है। मेरा सारा गांव है मेरे घर की तरह है, तो छोटा गांव हमारा, बहुत बड़ा गांव नहीं है। तो सारे गांव में मतलब एक अपने घर की तरह ही मानता हूँ, सारे गांव वाले भी मेरे को अपना ही मानते हैं, तो आना जाना सबके साथ ऐसा ही है, पहले की तरह लगा रहता है। परवरिश कैसे हुई आपकी? गांव में हुई या फिर शहर में हुई? गांव में ही। आज भी मेरे माता पिता गांव में ही रहते हैं, गांव में ही परवरिश हुई थी। और सोनीपत हम पढ़ने जाते थे।
5वीं तक हम गांव में पढ़े थे, फिर उसके बाद सोनीपत पढ़ने जाते थे। जी। लेकिन हाँ, रिहाइश गांव में ही रही है। जब तक पहलवानी की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक गांव में ही रहा। तो सोनीपत में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई। सोनीपत में पढ़ाई लिखाई थी। तो फिर उस समय भी पहलवानी की तो आप शुरू से ही करते आए हैं। नहीं, पहलवानी माइंड में ज़रूर था, एक्चुअली पहले नहीं था इतना, क्योंकि पहलवानी के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। मेरे दादाजी थे पहलवान। पहलवानी की लगन वहाँ से लगी थी कि कहीं भी जाते थे हम रिश्तेदारी में, जैसे बच्चे हैं शादी में जाते हैं अड़ोस पड़ोस के गांव में या कहीं और रिश्तेदारी में, तो बात चलती कि किस गांव के हो, बताते बागड़ू गांव है। अच्छा, बागड़ू गांव के तो रामदिया पहलवान भी थे, जी। तो उनकी फिर बातें होने लग जाती, उनके बारे में वो बताते इतने अच्छे पहलवान थे, इतने अच्छे इंसान थे। तो वहाँ से पहलवानी की लगन लगी थी कि यार इज्जत ये होनी चाहिए। और बस उस टाइम नहीं पता था ये इज्जत कैसे मिलेगी, वो पहलवानी का पता था, वो पहलवान थे। जी। तो ये था माइंड में कि हाँ, पहलवानी ही करनी चाहिए, ये इज्जत कमानी चाहिए। वहाँ से पहलवानी की लगन लगी थी। पता नहीं था कहाँ, अखाड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, कहाँ करनी है। कितने साल के थे आप? ये तो बचपन से ही बातें मतलब सुनते आ रहे थे। तो शुरू जब की थी पहलवानी मैंने, उस टाइम मैं होऊंगा मेरे ख्याल 13-14 साल के आसपास, मेरे ख्याल में। जब घर में अपने चुपचाप मैंने शुरू की थी तो वो 13-14 साल का था। मैं बस माइंड बना लिया था कि अब पहलवानी ही करनी है। तो फिर गांव में अखाड़ा था या फिर कैसे, कौन से गांव अखाड़े में से? कुछ भी नहीं था, अखाड़ा नहीं था। पहले था अखाड़ा, पहले मेरे दादाजी के टाइम पे था, तो वो उनके साथ ही ख़त्म हो गया था। फिर एक और पहलवान था पास पड़ोस के गांव का, उसने भी खोला था थोड़े दिन, वो चला, तो वहाँ थोड़े दिन की थी, लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया था। घर वाले भी मतलब सपोर्टिव थे नहीं, तो वो अखाड़ा मैंने अकेले ने ही बनाया था। फिर दोबारा शुरू किया उसको, मिट्टी ला के, और अपना झोटा बग्गी जो होती है उसमें रात को लेके जाके चुपचाप मिट्टी डाल के लाया था, और वो अखाड़ा मैंने अकेले ने ही बनाया था। अपना खेत है, खेत में मैंने अखाड़ा शुरू किया था अपना। अगर दादाजी की बात करें, दादाजी का आपने नाम सुना और आसपास के पूरे हरियाणा में गूंजता था, तो फिर वो मुकाम आपने हासिल किया फिर? हाँ, वो मुकाम मतलब मेरे को पहली कुश्ती से ही महसूस हो गया था। मेरी पहली कुश्ती हुई थी, मेला होता है, मेरे को गांव का नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे मेरी पहली कुश्ती थी। डरता डरता सा मैं गया दंगल में। अच्छा, वहाँ कुदरती ही वो जो खलीफा थे जो कुश्ती करवाते थे, रेफरी बोल रहे उनको, उन्होंने पूछा कि वो नाम पूछते थे सभी के कि भाई नाम बताओ, फिर अनाउंस करते थे ये पहलवान उस गांव का है, ये पहलवान उस गांव का है। तो उन्होंने बोला हाँ भाई कौन सा गांव है? मैं बोला जी बागड़ू। अच्छा, बागड़ू, रामदिया पहलवान वाली बागड़ू? मैं कहा हाँ जी, मेरे दादा थे रामदिया पहलवान। तो वो बोले कि भाई सारे पहलवान बैठ जाओ, सारी कुश्ती बंद कर दो, रामदिया पहलवान का पोता है, इसकी कुश्ती होगी। जी। तो थोड़े सा नर्वसनेस भी थी, वैसा ही था। एक तो मेरी पहली कुश्ती थी, दूसरा फिर ये हो गया कि एक तो 15 कुश्तियां बीच में चल रही थी, उनमें मेरी भी हो जाती। जी। एक अकेले की कुश्ती करवा दी, सारे पहलवान थे वो उल्टे लिटा दिए कि तुम एज इट इज लेट जाओ, ये एक कुश्ती अकेली होगी। तो वहां से वो कुश्ती मैं जीत गया, 1-2 मिनट में ही जीत गया था मैं। तो बस फिर मतलब गांव वाले भी गए हुए थे वो मेले में, सारे हमारे गांव वाले भी जाते हैं। जी। मोई माजरी का मेला पड़ता है वो। तो एक अलग से प्राउड मोमेंट हो जो, हाँ, क्योंकि दादा के नाम से आया था भाई। दादा के नाम से, और वही चाहिए थी वो जो इज्जत फिर गांव वाले ने मेरे को उठाया, और वो पहली ही कुश्ती में मतलब महसूस होगी कि उसने तो और ज्यादा लगन लगा दी कि हाँ बस करनी है, अब तो यही करनी है। तो इसके बाद फिर कारवां बढ़ता गया। हाँ, इसके बाद होती है तो फिर गांव में जैसे स्वागत वगैरह शुरू में करते हैं। बहुत ज़्यादा शुरू में क्या, मेरे तो लास्ट तक ऐसा ही हुआ है जी। एक तो शायद ये कह सकते हैं कि मेरे दादाजी और मेरे पैदा होने से पहले ही वो एक्सपायर हो गए थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको। अच्छा। तो काफ़ी साल हो गए थे, काफ़ी साल बाद गांव में कोई पहलवान हुआ था। फिर मेरा प्यार प्रेम भी सबके साथ बहुत बढ़िया है, गांव में सभी के साथ, सभी मेरे को अपना ही मानते हैं। मतलब कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये किसी और का है। सारा गांव ने मेरे को हमेशा अपना ही माना, और शुरू वाली कुश्ती से लेकर आखिर तक जितनी भी मेरी कुश्ती, मतलब मेरा तो ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे सोनीपत में जो दंगल होते हैं, दंगलों में लेडीज़ यहाँ कुश्तियाँ देखने जाती नहीं, हमारे तो गांव की लेडीज़ भी कुश्तियाँ देखने मेरी आती थी सोनीपत में चोरी से। मतलब घर वाले आ जाते थे सारे, सभी ये बोलते थे कि सिकंदर की जब कुश्ती होती है तो 2 जने आगे पूरे गांव को लूट के ले जा सकते हैं, कि गांव में कोई आदमी होता ही नहीं था, सारे देखने आते थे। मतलब सभी का प्यार प्रेम और सम्मान। और शायद उसने 2 चीज़ें दिखाई मेरे को, कि एक तो सबके साथ मैं आज तक भी विनम्र रहा कि भाई जितना आशीर्वाद मिलता है मेहनत से ज़्यादा काम करता है। बड़े बुजुर्गों का, ये आजकल के जितने यूथ हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा है ना, कई बार देखते हैं हम कि थोड़ा सा कोई कुछ हो जाए तो घमंड आ जाता है कि मैं ये कुछ हूँ, लेकिन हम अपने आप कुछ भी नहीं होते। बहुत सारे लोगों के पीछे दुआएं काम करती हैं जो फ्रंट में नहीं आते। फ्रंट में हमें क्या दिखाई देता है, हमारा परिवार होता है जो,
वो दिखाई देते हैं। लेकिन एक छोटी सी मैं बताऊं, मेरे ताऊ जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये शायद ये बात पहली बार खुल रही होगी, जी ना तो उन्होंने ही कभी बताया, ना किसी और को पता था। मैंने नोटिस किया कि जिस दिन मेरी कुश्ती होती थी, मंदिर और अखाड़ा हमारा साथ में ही है गाँव में। जी वो सुबह 4 बजे मंदिर में, मेरा सुबह 4 बजे का टाइम होता था प्रैक्टिस का। तो पहले लगा कि वैसे ही आते होंगे, लेकिन अगर वैसे कोई आदमी मंदिर में जाएगा तो वो रोज जाएगा। जी तो धीरे धीरे नोटिस किया कि जिस दिन मेरी कुश्ती होती थी उस दिन वो सुबह मंदिर में जाते थे। तो ये रियलाइज किया ना, उन्होंने कभी मेरे को नहीं बोला, जी। कुछ नहीं, ना मेरे को बताया, ना मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे मेरे को ये पता था कि जिस दिन मेरी कुश्ती होती है उस दिन ये मंदिर आते हैं आपके लिए दुआ मांगने। मेरे लिए दुआ मांगने। तो बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, मैंने तो महसूस किया है। मेहनत मैंने अकेले ने नहीं की थी, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ, बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बहुत रहा सभी का। दाव पेच की अगर बात करें तो दाव पेच गुरु फिर आपके कौन रहे? मैं शायद अकेला ऐसा पहलवान हूँ हिंदुस्तान का कि जिसका कोई गुरु नहीं था दाव पेच सिखाने वाला। यहाँ शुरुआत की थी, अपने अखाड़े से की थी, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो पहले जैसे मैंने बताया कि घर वाले सपोर्टिव नहीं थे, वो भी रीज़न था कि मेरे दादाजी के साथ कई बार ऐसी हरकत हो चुकी थी। पहले ऐसे होता था कि किसी गांव में चले गए, उसी गांव में जिसके मैंने बताया कुश्ती मेरी हुई थी, उसी दंगल में मेरे दादा के साथ हुई थी कि वो चले गए, उन्होंने वहाँ का कोई पहलवान था, तो उसको जब कुश्ती हराने वाले थे तो लोगों ने बीच में बढ़ के लाठी लूठी मार दी दादा के ऊपर। तो गाँव वाले गए हुए थे सारे, वो निकाल लाए थे वहाँ से। तो इस तरह की कई हरकतें हो चुकी थी। फिर चोट का घर वालों को ये था कि भाई इसके साथ भी ऐसा ही हो जाए। तो लेकिन उस कुश्ती के बाद गाँव वालों ने बोला, जी तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, तू कर ले पहलवानी। तो दाव पेच उस टाइम तक यहाँ कोई सिखाने वाला था नहीं हमारे गांव में। पहलवानी जो मैंने बताया मेरे दादा थे, उनके साथी थे और भी पहलवान कई, उनके साथ ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला, फिर मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ भी वहाँ तकरीबन मैंने अपने आप ही पहलवानी की। दाव पेच मैंने शायद लगन थी उस वजह से बोल लीजिए, या फिर साथी सीनियर पहलवान थे उनको देख के या दंगलों में देख के बस ऐसे ही सीख लिया दाव। एक खून भी होता है ना, हाँ, ये वो खून बोल सकते हैं कि खून में ही था वो। खून में ही थी ये हाँ चीजें। हाँ तो फिर आप लगातार चल रहे हैं। हाँ जी। जब फोन आया कि WWE में आपकी सिलेक्शन हो गई है तो फिर कैसा लगे आपको? देखिए, सही बताऊँ तो मेरा मतलब WWE में जाना तो एक मज़ाक में ही था। मतलब पहले जब उन्होंने बताया, एक दोस्त को उन्होंने बताया, WWE वालों से मुलाकात हुई। अच्छा, उस टाइम यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब एथलीट आए हुए थे हमारे इंडिया से ही। उन्होंने अच्छे, मैं सबसे कमज़ोर ही दिख रहा था उनमें। जी तो वो सारे, कोई बॉडी बिल्डर था, कोई हाइट सभी की इतनी अच्छी, मेरी 6 फुट 4 इंच हाइट है, काफ़ी है, लेकिन मेरे से भी सारे तगड़े लग रहे थे। ना मेरे को ये था कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो मिले वहाँ से, उन्होंने बोल दिया कि सिलेक्शन हो गया, और वहाँ से 2 जनों का ही सिलेक्शन हुआ था। जी तो फिर ये था कि दुबई में ट्रायल के लिए बुलाएंगे। वहाँ भी चले गए ऐसे ही, चलो घूमने जाना है, कि टिकट विकेट सब उन्होंने करवानी थी, होटल वोटल सब। ठीक है, दुबई घूम के आएंगे अपना फ्री में, और कुछ नहीं होता। अब वहाँ उन्होंने ट्रायल ली। वो ट्रायल हमारी पहलवानी ऐसी कि हमारे जो हमने पहलवानी की है वो कई घंटे लगातार, उस मेहनत के आगे उनकी वो ट्रायल थी, वो कुछ भी नहीं लगी मेरे को। जो WWE की ट्रायल थी वो आसानी से मैंने कर लिया। आसानी से कर लिया। हाँ, वहाँ 3 दिन की ट्रायल थी। तो तीसरे दिन वैसे तकरीबन 50 के करीब एथलीट थे वहाँ पे, सभी देशों के, कई देशों के बुलाए हुए थे। तो तीसरे दिन हम 12 रह गए थे, बाकी अपने आप ही छोड़ के भाग गए थे, उनके बस की नहीं रही थी। तो उन 12 में 50 में से 12 रह गए थे। 12 रह गए थे, बाकी अपने आप ही छोड़ गए थे आखिरी दिन तक, तीसरे दिन तक। और तीसरे दिन मतलब मैं तो, मेरे लिए तो वो बहुत ही नॉर्मल सा था। वो ट्राई आउट मैंने पास कर लिया, वो बोले कि आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको हम अमेरिका बुला रहे हैं। इस तरह मतलब सिलेक्शन हुआ था WWE। तो फिर आप अमेरिका गए। जब रिंग में आपने एंट्री की, जोश था या फिर घबराहट थी पहले? दोनों चीज़ें थी क्योंकि मेरा पहला मैच इंडिया में ही हुआ था। वहाँ ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग तो वहाँ पे कर ले, ट्रेनिंग में तो कुछ नहीं होता, ना जोश ना घबराहट। वो ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग करते हैं, जब हम मैदान में उतरते हैं उस टाइम पता चलता है सही। तो मेरा पहला ही डेब्यू मैच था, वो इंडिया में था, दिल्ली में WWE का इवेंट हुआ था। तो 25,000 लोग वहाँ थे, और हमारे देश के लोग अपनों के सामने, पहला ही मैच। जी जोश भी था कि भाई अपने हैं, सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जी जी और वो घबराहट भी थी कि पहले मैच में कुछ गलत हो गया, ये हो गया तो क्या होगा। अपने दोनों मिक्स फीलिंग थी उस टाइम पे, लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ था मैच में, बहुत जबरदस्त रहा। बहुत बढ़िया रहा था। 25,000 दर्शक एक हाँ, बहुत 25,000 बढ़िया लोगों के बीच में पहला मैच हुआ। देसी दंगल और इंटरनेशनल रेसलिंग की बात करें तो फिर कितना फर्क आप मानते हैं? देसी दंगल और इंटरनेशनल रेसलिंग में भाई साहब बहुत फ़र्क है। देसी दंगल वैसे तो आज तो सोशल मीडिया है, अवेयरनेस होगी, और लोगों को
कुश्तियाँ ज़्यादा होने लगी, ये कुश्ती की लीग शुरू हो गई थी, इसकी वजह से भी पैसा मिलने लगा। पहले पहलवानों को प्रसिद्धि और पैसा देसी दंगल से ही मिलता था, जी। हमारे टाइम पे या हमारे से पहले भी। तो मतलब हमने यहाँ तक भी टाइम देखा है कि ओलंपियन पहलवान अगर 60 किलो का है या 65 किलो का कोई दंगल में आया हुआ है, जी। अब माइक वाला है जिसको पता है वो बोल रहा है कि भाई ओलंपियन पहलवान है ये है, और बूढ़े क्या बोलते थोड़ी देर में, हाँ ठीक होगा भाई इसको निकालो बाहर, अब घी खानिया आ जाओ। उनको तो एक नंबर का पहलवान जो एक नंबर की छुट्टी पे होगा, जी। उनको वो पहलवान दिखता था। उनको नहीं पता ओलंपिक में क्या है, क्या ओलंपिक से लेना देना। जब वो कुश्ती भी शुरू में होती थी, जी। उनको पसंद ही नहीं आती थी, हाँ। क्योंकि कई टेक्निक ऐसी होती है जिसमें खुद पीठ लग जाती है। तो बोला ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं, ये हार गया पहलवान। जी। उनको पता नहीं था कि ये पॉइंट वाले अलग है सिस्टम, हाँ। उनको पसंद नहीं था। वो मजा नहीं आया। हाँ, उनको मजा आता ही नहीं था पॉइंट वाली कुश्ती में। तो उनको तो चाहिए भाई, हाँ एक नंबर की छुट्टी वाला घी खानिया बोला करते, घी खानिया पहलवान आ जाओ भाई, ओलंपियन बाहर काटो इन्हें। जी। तो प्रसिद्धि भी उसी चीज से मिलती थी, भाई हाँ एक नंबर की छुट्टी का पहलवान है, ये आ गया दंगल में, ताली बजाओ और स्वागत करो, बढ़िया। ओलंपिक या चाहे उसका लेना देना हो या ना हो, और फिर पैसा भी वहीं से मिलता था, क्योंकि कुश्ती आपको भी पता होगा तकरीबन गरीब घरों के बच्चे हैं वही करते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसके पास सब कुछ है वो कहीं खाड़े में नहीं जाता, ना घर वाले जाने देते। जी। तो अब तो ये होगा कि लीग होने लगी, बाहर भी ज़्यादा हमारे पहलवान अच्छा कर रहे हैं, उनको पैसा मिल जाता है। तो पहले बाहर का भी हमारा स्टैंडर्ड इस लेवल का नहीं था, मैट वैट पे कुछ मिलता नहीं था। जी। तो कुश्ती से ही पैसा और प्रसिद्धि दोनों देसी दंगलों से ही मिलती थी, तो उसकी इम्पोर्टेंस अलग थी। इंटरनेशनल है, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी अलग है। वही जो मैंने बताया 25,000 दर्शक और लाइटिंग और सोशल मीडिया और जी। स्टारडम है, वो मतलब एक अलग लेवल थी, दोनों का अलग अलग है। तो पहली बार जब WWE में आपका मैच था और सामने वाला आप पे हमला करने आया, तो फिर कैसा डर लग रहा था? नहीं, उस टाइम रिंग में आने के बाद नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम तो फिर सारे देश का सपोर्ट वो दिख गया था, 25,000 लोग मेरे फेवर में चला रहे हैं। जी। तो फिर तो डर वाली कोई बात ही वहीं से खत्म हो गई थी। रिंग में घुसते ही जब देखा लोग चला रहे थे इतना, मैं गदा लेके गया था। एक गदा अपना मेरे को कुश्तियों में भी मिली है, और हमारे लिए तो ताकत का, जहाँ कुश्ती में पहलवान होता है उसको गदा मिलती है, और हमारे हनुमान जी भी गदा लेके आए थे, तो गदा लेके ही मैं गया था। और लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत सपोर्ट। तो डर वर तो वो जो था वो वहीं खत्म हो गया था फिर अंदर आते हैं। तो कौन से जो रेसलिंग के पहलवान हैं वो स्पोर्टिव रहते हैं या फिर थोड़ा एक घमंडी भी रहते हैं, घमंडी टाइप में भी जैसे? हर तरह के हैं, क्योंकि वहाँ अगर WWE में देखें तकरीबन 300-400 रेसलर्स हैं उस कंपनी के साथ। जी। हर तरह के हैं, लेकिन सपोर्टिव ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ये टीम गेम है, तो सबको एक साथ रहना होता है, एक साथ ट्रेनिंग एक साथ करने। तो जैसे कोई भी, अब मान लो फुटबॉल लगा लो या क्रिकेट लगा लो, चाहे कई आपस में नहीं बनती होगी, लेकिन फिर भी एक बन के रहना पड़ता है, क्योंकि टीम गेम है। जहाँ पे होगा तो सब कुछ एक साथ करना, तो वो दिखाना पड़ता है उनको। और फिर वहाँ का ऐसा है कि कोई ऐसा दिखाएगा थोड़ा सा भी तो उसको कंपनी से भी बाहर कर दिया जाएगा। हर तरह के लोग हैं, लेकिन हाँ इंटरनल हम बैठते हैं, बातें करते थे, महसूस होता था कि कौन कैसा है, लेकिन हम मोस्टली सपोर्टिव हैं ज़्यादा। एजे स्टाइल्स के साथ जो फाइट थी, तो कैसा अनुभव रहा उसका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि एजे स्टाइल्स WWE में वन ऑफ द बेस्ट है आज भी। और उसके साथ जब मेरे को पता चला कि एजे स्टाइल्स के साथ मैच है वहाँ पे, और वो इंडिया के लिए ही सुपरस्टार स्पेक्टिकल के नाम से 26 जनवरी पे हमारे लिए बनाया था उन्होंने, तो वही अगेन दोबारा वही फीलिंग थी कि नर्वसनेस भी थी कि इतने अच्छे रेसलर के साथ। लेकिन हाँ, मतलब उससे हर मैच में मानता हूँ कि हर मैच हर दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। उस मैच से भी बहुत कुछ सीखा, एजे स्टाइल से भी बहुत अच्छी मैच हुई थी, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उसका। WWE में भारतीय लोग बहुत कम है, भारतीय जो पहलवान है, तो क्या कारण है इस चीज़ का? इसका कारण भाई साहब ये है कि अगर उनके नज़र से देखा जाए तो वो ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारे हिसाब से, मेरे आपके हिसाब से पूछे नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ गलत लगती है। अब मैं जैसे जब कुश्ती मैंने स्टार्ट की थी, मैं यहाँ से निकल के गया, शुरू में हम कहीं भी दंगल, जैसे मैंने बताया पहले दंगल में गया, मेरे को बोला कि बागड़ू गाँव का है ये। वहाँ से आगे कहीं गया तो मेरे साथ सोनीपत जुड़ गया कि सोनीपत का ही रेसलर। जी। फिर आगे नेशनल में गया तो हरियाणा जुड़ गया, मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये रेसलर हरियाणा का है। इंटरनेशनल खेल रहा तो भारत जुड़ गया मेरे साथ, ये भारत से है। अच्छा, वहाँ पे जब गया WWE में, तो हर कोई जो भी जाता है अपने सपने लेके जाता है कि हाँ भारत, मेरे गांव को कोई नहीं जानता, वहाँ जाके मेरे शहर को कोई नहीं जानता, मेरे स्टेट को कोई नहीं जानता, वहाँ ये जानते हैं कि भारत का है। जी। तो हमारे साथ भी यही होता है, फीलिंग भी यही होती है कि भाई हम अपने देश से भारत का नाम रोशन करेंगे। वहाँ जाके जब पता चलता है कि भाई मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है,
यहाँ पे स्टार वो बनेगा जिसको वो स्टार बनाना चाहेंगे, दूसरों की हाथों की कठपुतली बनते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ ने निराश किया कि भाई, और इसीलिए मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको उनको पता है कि हमारे, पता नहीं अब हमारे में कमी थी या क्या थी कि जब हमारे देश के रेसलर के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे है, इंडिया में है सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। जी। तो शायद हमारी ही कमी है कि हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, हमने कभी वहाँ पे बोला नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, नहीं तो किसी और के साथ नहीं कर, जी। अपने हिसाब से उन्होंने चलाया, और यही शायद यही कारण बना कि वो छोड़ के आए वहाँ से। तो अगर पहली अगर बात करें तो रिलीज की आपको खबर मिली तो फिर क्या आया मन में? नहीं, बिल्कुल मैं छोड़ के आया था, मैं वहाँ पे 7 साल मैंने रहा मैं, और 7 साल में यही चीज़ें, क्योंकि पहले मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा WWE में इंटरेस्ट नहीं था, मैं मजाक मजाक में ऐसे ही चला गया। तो वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब वहाँ से जुड़े हुए लोगों से जब बातचीत हुई, ये देखा कि फ़ैन फॉलोइंग कितनी, पहले तो पता भी नहीं था कितनी फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में, तो ये पता चला कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, देखने वाले कितने हैं। फिर धीरे धीरे ये इनसे कॉन्टैक्ट हुआ, जो रेसलर है करते हैं, जी। उनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ, तो पता चला कि कितने ज़्यादा यहाँ पे रेसलिंग करने वाले हैं। तो बचपन में ये था कि मतलब 7 साल यहाँ पे लगा दिए, क्या करना है यहाँ पे, मेरे को अपने देश के लिए, दर्शक है वहाँ पे देखना चाहते हैं, और रेसलर है वो करना चाहते हैं, उनको मौका मिलता नहीं। 2015 में मैं गया था, 2021 तक मेरा 2-3 और चले गए, मतलब कितने को मौका मिलता है एक आधा, और कई होगी तो एक टारगेट हो गए वहाँ जाना है, वहीं पे अपने 8-8 10-10 साल मेहनत करके वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जी। प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं हमारे पास, तो यही कमी लगी कि भाई हम ही कमज़ोर हैं। हम्म। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था कि यहाँ आके ये स्टार्ट करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो WWE दोबारा सोचा है जाने के ना लिए? ना, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ के आ गया तब भी सोच लिया, तो कई और कंपनियों के भी ऑफर आए थे, लेकिन क्लियरली मना कर, क्योंकि मन में टारगेट ही यही था कि भाई अपने देश में करना है, कुछ अपने देश में स्टार्ट करना है, तो वो किसी और कंपनी का या WWE का किसी का खत्म थी कहानी, वहीं से कर इस दिया। फैसले का सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? स्पोर्ट तो देखिए मेरे ख्याल में इस टाइम पे वैसे दिखाने के लिए कोई बोल भी दे, लेकिन बहुत कम सपोर्ट करते हैं, जी। क्योंकि एक उस मुकाम पे है जहाँ लाखों रुपए मिल रहे हैं, नाम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सभी कुछ है, और फिर एकदम से छोड़ के आना, वहाँ से फैसला लेना, तो शायद ही कोई सपोर्ट करे। लेकिन हाँ, देखा है, सपोर्ट मिला भी मेरे को, दोस्त भी हैं, परिवार भी है, कुछ लोग ऐसे भी जो मैंने बताया कि अब फ्रंट में आके नहीं करते हैं, पीठ पीछे हैं या साथ में होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। जो कैमरे के आगे नहीं आते, दुनिया के आगे नहीं आते, लेकिन सपोर्ट में दिल से बोलते हैं कि हम साथ हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी तो करे, हम साथ खड़े हैं हमेशा। तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनके सपोर्ट से, और बस। WWE के कुछ गलत फैसले आपको ये लगता हो ये गलत फैसले हुए हैं आपके, याद है कुछ? बिल्कुल, ये फैसले कई लगते हैं हमारे इंडियंस के साथ ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। अब जैसे 2 कैरेक्टर होते हैं, एक बेबी फेस होता है, एक हील होता है, मान लो एक हीरो एक विलन है, मैं वहाँ पे हीरो की तरह, मतलब मेरा मैच होते थे, लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया, तो उसके बावजूद वो बोलते थे सभी को कि भाई विलन बनना पड़ेगा। भाई क्यों बनना पड़ेगा? अगर तो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का, तब तो हम बने, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, जी। लेकिन उसके बावजूद उनका ये था कि हमारे रेसलर्स को हम हीरो बनाएं, औरों को यहाँ से इंडिया से बुला के इनको विलन बनाए, चैंपियन भी बना रहे हैं तो भी विलन बना के ही चैंपियन बना रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत लगती हैं। ये चीज़ें वही चीज़ है कि इसमें 1-2 दिन नहीं लगा, धीरे धीरे ये बिल्ड हुई अंदर की भाई क्या क्या करना है हमें, टॉप लेवल की कंपनी है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो अगर मैं वहाँ पे जाके शुरू करूँगा तो क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो बहुत हैं, ये फैसले मेरे को गलत लगते हैं, बहुत सारे थे ये। अब उन्हीं पे आते हैं, WXM रेसलिंग एक्सट्रीम मानिया, इंडिया का नया रेसलिंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी। तो WXM शुरू करने का आइडिया कैसे आया आपको? जैसे मैंने बताया, शुरू से ही था, आइडिया तो मन में था, लेकिन इसके लिए अड़चनें बहुत थी, क्योंकि अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पैसा भी चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए। इंडिया में कोई आज तक किसी ने नहीं सोची जो चीज़, वो शुरू करनी है। और रेसलर भी हैं, 2-3 साल से मैं इनके साथ मेहनत कर रहा हूँ, उनके करवा रहा हूँ, वो भी बोलते हैं कि सर कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे क्या होगा, मतलब आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो उनको मैं बोलता रहता था कि ठीक है तुम मेहनत करते रहो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तुम करूँगा ज़रूर, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ होगा। तो लोगों से मिलता, और ऋषि है भाई हमारे, मेरे छोटे भाई की तरह है, CEO है वो WXM में अभी, तो उनके साथ मिला। ऐसे ही मतलब ऐसे आदमी की तलाश थी कि भाई जो बिजनेस तो करना चाहे, लेकिन साथ के साथ उसका ड्रीम हो रेसलिंग, बिजनेस साइड में रह जाए। जैसे मेरा था कि ड्रीम था कि करना है,
तो वो बिजनेस और वो चीज़ साइड में है बिल्कुल कि भाई जिंदगी इसको देनी है, कुश्ती को दी आज तक, अब इसको देनी है जी अपने इंडिया के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने इन रेसलर्स के लिए, जी यहाँ पे कुछ करना है। तो ऐसे ही हमारी टीम बनी, ऋषि के साथ मिला और हमने मिल के और ये प्लेटफॉर्म, रेसलर हमारे पास थे 25 टॉप के रेसलर इंडिया के हैं, वो ढूंढे, जी। तो उनके साथ मिलकर और ये WXM शुरू किया था। देश का ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। बिल्कुल, देश का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है। अकेडमियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन देश का जो प्रमोशन कंपनी है WWE की तरह, जी। ये हमारे इंडिया की पहली है। WXM और WWE में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है जी, जो मैंने बताया, जो चीज़ें वहाँ पे गलत होती हैं वो चीज़ें बिल्कुल माइंड में लेके आया था कि ये चीज़ मैं नहीं होने दूंगा, और सभी रेसलर्स को मैं बोलता हूँ जी और आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि जो सुनेंगे, जो आगे ज्वाइन करेंगे WXM को, एक चीज़ माइंड में लेके आया हूँ कि जो अनफेयर वहाँ पे होता है वो नहीं होगा यहाँ पे, चाहे वो कोई भी है, कहीं से भी है, जो डिजर्व करता है उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो भी डिजर्व करेगा, चाहे जो मेहनत करेगा। यानी कि जो WXM में युवाओं की अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल तक वो जा सकते हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल हाँ, इंटरनेशनल आपने बात की तो शायद अभी मैं बताऊं कि जहाँ जाने की आप बात कर रहे हो, हमने स्टार्ट ही इंटरनेशनल लेवल से किया है। हमारी टेपिंग्स हो चुकी है, टीवी चैनल्स के साथ, ब्रॉडकास्टर के साथ हमारी बात चल रही है, किसके साथ डील फाइनल होती है, किस चैनल पे आप देख पाओगे या पूरा हिंदुस्तान अभी देख पाएगा। लेकिन इंटरनेशनल की मैं बात बताऊं कि अमेरिका, कनाडा, जापान, मेक्सिको, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ देश हैं जिनमें प्रोफेशनल रेसलिंग है। जी हमारे पहले ही इवेंट में जो हमने टेपिंग्स की है, इन सभी देशों के रेसलर आए हुए थे, तो हमने शुरुआत ही यहाँ से की है। और मतलब एज एक प्राउड इंडियन होने के नाते मतलब मुझे गर्व होता है बताते हुए कि भाई जिनके पीछे हम पड़े रहते थे कि हमें अपॉर्चुनिटी दो, हमें मौका दो, आज मेरे पास बड़े से बड़े रेसलर्स के मैसेज आ रहे हैं कि हमें इंडिया में मौका दो। तो हमारे पहले ही टेपिंग से हमने इंटरनेशनल लेवल का तो हमने शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल रेसलर्स सभी कंट्रियों के आए हुए हैं जी और हम हमारे इंडिया से वो काम मांग रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमें इंडिया में मौका दो। मतलब इससे बढ़िया मेरे लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात और क्या हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल भाई साहब, एक गर्व की बात है और ये एक देसी वर्जन साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉप लेवल का हमारा कंपटीशन। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारा कंपटीशन इंडिया में WWE से ही होगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि इंडिया में प्रोफेशनल रेसलिंग का मतलब है WWE। तो उनसे बेहतर ही हमने, वही मैंने बोला कि स्टार्ट ही हमने इंटरनेशनल लेवल से किया और उनसे बेहतर ही करेंगे, अपनों को भी मौके देंगे, जो डिजर्व करते हैं सभी को मौके मिलेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि उससे बेस्ट ना हो तो उससे कम तो कहीं से भी नहीं होगा, बेस्ट ही करेंगे। तो ये शो कब होगा और कहाँ होगा? ये टेपिंग्स तो हमारी हो चुकी हैं, पिछले महीने हमने टेप कर लिया 3 दिन के लिए। और बस जैसा मैंने बताया कि ब्रॉडकास्टर के साथ, टीवी चैनल के साथ डील चल रही है, अभी बात चल रही है, जिसके साथ भी फाइनल हो जाएंगे तो उसी दिन से वो जल्दी ही इंडिया में आप देख सकोगे चैनल पे, जिस चैनल के साथ भी हमारी बात होगी। आइडिया कब तक हम देख सकेंगे? कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हम तो अगर हमारे हाथ में हो तो मतलब हमारी तरफ से सब कुछ तैयार है, हमने मैच वैच शूट कर लिया, सभी कुछ हमारी तरफ से रेडी है। जब भी बात होती है, अगर कल होती है तो शायद आप अगले हफ्ते से भी देख पाओगे। WWE की अगर बात करें तो सबसे खतरनाक रेसलर कौन कौन से हैं? खतरनाक जो मेरे को लगता था, एक ही लगता था, ब्रॉक लेसनर। वही मेरे को लगता था कि एक खतरनाक है, जो हमारे टाइम पे था, पहले भी आए हैं, जा चुके हैं कई रेसलर, लेकिन हाँ, ब्रॉक लेसनर मेरे को लगता था कि खतरनाक है। वही सब फाइट सच में होती हैं, जैसे कुर्सियां तोड़ देना, मेज तोड़ देना? देखिए, यही जो आपका सवाल है ना, यही, और मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है प्रोफेशनल रेसलिंग की, WWE की। जी और जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, उनको पता ही नहीं, आज तक भी नहीं पता कि ये है क्या रियल में। जी वो एक सब कुछ रियल हर वही है कि जब आप आंखों से देखोगे, आपके सामने जब मैच हो रहा होगा, जैसे शूटिंग होती है, फिल्में आप ले लीजिए एग्जांपल है, अब फिल्मों की शूटिंग होती है वो कुछ और होती है, जी जब वो आप टीवी में देखते हो या थिएटर में देखते हो वो कुछ और होता है, क्योंकि शूट किया हुआ था, रीटेक भी मिलते हैं। और यहाँ पे जब हम रेसलिंग है, ये जो कुर्सियाँ मारना, तोड़ना, खून आना, उठाना पड़ना, सब कुछ बिल्कुल रियल है, क्योंकि आंखों के सामने जो होता है ना, उसको हम फेक नहीं बना सकते। अगर आपकी आंखों के सामने मैं अब यहाँ पे किसी को उठा के पटकूंगा, आप शूट कर रहे हो, देख, उसको हम फेक नहीं बना सकते किसी भी तरह। तो इसमें डेथ भी हो जाती है? बिल्कुल, कई रेसलर्स मर चुके हैं, अगर आप गूगल पे निकाल के देखोगे, कई रेसलर्स की डेथ हो चुकी है पहले। हर हर मैच में, मैं या अगर आप देखोगे तो आपको भी पता लगेगा, हर मैच में जान का रिस्क होता है, हर एक मैच में जान का रिस्क होता है।
और ये अगेन वो है कि जब आप अपनी आंखों के सामने देखोगे पहले ही मैच में आप खुद महसूस करोगे कि बिल्कुल सब कुछ रियल है। तो इसकी ट्रेनिंग तो भाई साहब बड़े लेवल की होती होगी। हाँ, ट्रेनिंग बिल्कुल, ट्रेनिंग हर रोज़ हमारी एकेडमी में भी, और मैं जब वहाँ WWE में था वहाँ भी डेली ट्रेनिंग होती है, 3-3 4-4 घंटे रिंग में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग के बिना तो हमारे शरीर को हार्ड भी बनाना पड़ता है, सब भी कुछ करना पड़ता है। देसी घी बेस्ट है या फिर प्रोटीन? दोनों का अलग-अलग है, दोनों का मैं बताऊँ आपको, अगर मैं आपसे पूछूँ पानी बेस्ट है कि दूध? जो पानी की कमी हो दूध पूरा नहीं कर सकता, जी बिल्कुल। जो दूध कर सकता है वो पानी नहीं कर सकता। हाँ तो सेम ऐसा ही देखिए, देसी घी मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। मैंने हमेशा जब भी यूएस से रहा, मैं जितने दिन रहा 7 साल में रहा, जी तो 2 सूटकेस अलाउड होते हैं ले जाना, तो एक में तो मोस्टली मेरा घी ही होता था। हमेशा घर से मेरा घी गया है शुरू से लेकर आज तक। जी। पहलवानी जब करता था तब भी मैं घी गिलास में डाल के घी पी के, और जब मेहनत करने जाता था, घी से बेस्ट मैं नहीं मानता कुछ भी, लेकिन दोनों की चीज़ अलग अलग है। घी जो होता है, जो हमने बचपन में भी खाया है ना, जी वो बुढ़ापे तक आपको काम देगा, क्योंकि वो हड्डियों में है, वो हमारे हड्डियों को ठोस बनाता है। प्रोटीन ऐसी चीज़ है, डेली रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, जैसे पानी है, पानी की हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने आज 10 लीटर पानी पी लिया तो ठीक, आगे 10 दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी तो प्रोटीन भी ऐसा ही है। कुछ लोगों ने भी ये मिथ फैला रखा है, अगर हमें मतलब प्रोटीन गलत नहीं है, बात करनी चाहिए इस पे कि प्रोटीन ओरिजिनल है कि नहीं है। वो ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन अगर आपके माध्यम से मैं बता दूं, प्रोटीन दूध से ही बनता है। जी वे प्रोटीन होता है वो दूध से बनता है। अगर वो ओरिजिनल मिलता है वो गलत नहीं है। लेकिन वही जो मैंने बताया कि घी हमने बचपन में भी खा लिया तो वो बुढ़ापे तक चलेगा। घी की अलग कीमत है, घी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। प्रोटीन डेली की रिक्वायरमेंट है। मेरा 100 किलो वजन है तो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। वो चाहे फिर मैं पाउडर से लेता हूँ, जी। चाहे मैं दूध से लूँ, चाहे मैं सब्जियों से लूँ, जहाँ भी प्रोटीन है, लेकिन वो डेली रिक्वायरमेंट है। दोनों की अलग अलग है चीज़ें। WWE की अगर बात करें तो कोई घमंडी रेसलर हो उसका नाम? नाम तो मैं किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन हैं, हर तरह के हैं वहाँ पर रेसलर। अगर WWE न होती तो फिर आप क्या कर रहे होते? इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं। WWE नहीं होती, मैं कुश्ती से था। जैसे मैं कुश्ती, मेरे पहले कुश्ती करता था यहाँ पे, जी तो मेरे इंटरव्यू होते थे कि आप पहलवान होते थे क्या होते, मेरे पास उसका जवाब ही नहीं है। क्योंकि अब मेरी सर्जरी हुई, इस घुटना मेरा ख़राब हो गया था शुरू में ही, जब पहलवानी मैंने शुरू की। 5 सर्जरी आज तक मेरे इस घुटने की हो चुकी हैं। पहली सर्जरी में डॉक्टर ने मेरे को दिखा दिया, दूरबीन अंदर डाल के, और वो स्क्रीन लगी हुई थी दीवार पे। तो डॉक्टर ने दिखाया कि भाई ये देख, तेरा ये घुटना ख़राब है, अगर तेरे को ठीक ठाक अब रहना है, मेहनत तो भूल जा, पहलवानी भूल जा, तो सारी ज़िंदगी अपना ठीक ठाक निकाल लेगा तू। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहलवानी ना करूँ तो मैं करूँगा क्या। अब यही था कि ठीक है, जितने दिन चलेगा चला लेंगे, पहलवानी के बिना तो मैं कुछ नहीं सोच सकता। तो यही चीज़ है माइंड में, उसके बिना मैंने कुछ सोचा ही नहीं कभी मैं कुछ करूँ। तो WWE में भी गया, वहीं अब ज़िंदगी मेरी इसी से जुड़ी रहेगी जितनी है। वो WWE, ये WXM आ गया, अब WXM से जुड़ी रहेगी, मतलब रेसलिंग से ही रिलेटेड मेरी ज़िंदगी रहेगी, पूरी ज़िंदगी। इसके अलावा सोच ही नहीं सकता। अगर अपने देश की बात करें तो फिर कौन कौन से आपके अच्छे दोस्त हैं जो अच्छे रेसलर वहाँ पे रहे हैं, आपके साथ भी रहे हैं, स्पोर्टिव भी रहे हैं? हमारे देश के जो उस टाइम पे रेसलर थे, गुरुराज है, रिंकू सिंह राजपूत है, सौरभ गुज्जर है, सौरभ गुज्जर अभी, और ये सुखी है। जी ये सब भी जितने भी रेसलर थे सब भी बहुत अच्छे, मेरे तो मतलब बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे हमेशा पैर छूते हैं। और वहाँ पे भी उन्होंने मतलब दिखाया कि वहाँ पे दूसरे देश में रह के भी उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की है। तो आज अलग अलग लाइन पे है। रिंकू सिंह वो प्रेमानंद जी महाराज के पास चले गए हैं, तो शायद वो, मेरे ख्याल वो बोल रहे थे कि अब वहीं संन्यास ले लिया। सौरभ गुज्जर है वो अभी बॉलीवुड में, सौरभ और सुखी बॉलीवुड में कर रहे हैं। जी तो लेकिन हाँ, सभी बहुत सपोर्टिव रहे यार। जैसा हमारे कल्चर है, बड़े भाई का जो रिस्पेक्ट करते हैं, मान आदर, उन्होंने वो वहाँ भी रखा। और बहुत आज भी कुछ भी बोलते हैं, हाँ भाई हुक्म कीजिए क्या करना है, मतलब सारे बहुत सब। रिंकू सिंह जी की अगर बात करें, प्रेमानंद जी के पास हैं, काफ़ी उनकी रील्स वगैरह वायरल होती हैं, तो आपकी बात हो जाती है? हाँ, हो जाती है वहाँ पे। मतलब वही है, उन्होंने यही बोला है कि बस अब भाई साहब संन्यास लेना है। और अब उनके एक्चुअली फैमिली में मतलब मम्मी पापा भी नहीं रहे, वो WWE में वहाँ जाने के बाद ही दोनों का इंतकाल हुआ। शादी उनकी हुई नहीं है, तो बस उनके माइंड में यही था कि ठीक है, अब क्या देखना, देख लिया सब कुछ, दुनियादारी में कुछ नहीं है। बस मन में आ गया कि हाँ अब संन्यास लेना है, बस वहीं उनके साथ रहना है। खली की अगर बात करें, खली जूनियर रहा है या फिर सीनियर? सीनियर है, मेरे से सीनियर, कि उनके आने के बाद ही WWE वाले मेरे को लेके गए थे।
खली के आने के बाद। हाँ, खली के आने के बाद, खली पहले से थे वहाँ पे। हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अखाड़ा कौन सा है हरियाणा के अंदर, कुछ आइडिया है? सबसे बड़ा अखाड़ा तो सारे ही अखाड़े बड़े हैं, मतलब बढ़िया। ये है कि आजकल कई अखाड़े हैं, जैसे मिर्चपुर है, मिर्चपुर का अखाड़ा फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जहाँ अच्छे पहलवान हो जाते हैं भाई साहब, वही है। जैसे एक बार एक टाइम पे छतरसाल स्टेडियम का बहुत नाम था, हनुमान अखाड़े का बहुत नाम था, आज यहाँ पे हो गया। जहाँ दो चार पहलवान अच्छे हो जाते हैं वही अखाड़ा बड़ा हो जाता है। WXM की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे लिए क्या होगा? WXM का सरप्राइज सबसे बड़ा आपके लिए ये होगा कि जब आप देखोगे, आपने अगर WWE भी देखा होगा, तो उस लेवल के मैच आप सोच भी नहीं सकते, और कोई भी नहीं सोच सकता कि हमारे जो रेसलर हैं, हमारे इंडियन हैं, वो रेसलर उन रेसलर के साथ उनसे 21 आपको पड़ते दिखाई देंगे। इंटरनेशनल रेसलर जो सालों से WWE में या किसी और कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वो रेसलर्स फॉर्मर WWE चैंपियन भी हमारे यहाँ पे मैच खेल के गया है। तो जिंदर महल, जो उनका नाम था WWE का, वो भी यहाँ पे आके खेल के गए हैं। तो कितना उनका एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने उनसे पूछा कितने साल आपने लगाए, तो वो बोले कि 25 साल से मैं प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहा हूँ। इतना जिनका एक्सपीरियंस था, वो हमारे रेसलर्स का, उन्होंने बोला कि ये रेसलर आपने तैयार किया। मैंने बोला हाँ। तो बोले कि मतलब टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल। मैं आज तक मैं बोलता था कि मेरे पास, क्योंकि मैं वो जगह देख के आया हूँ, मेरे को पता है कि वहाँ पे क्या है। तो मैं बोलता था कि मेरे पास वर्ल्ड के टॉप के रेसलर्स हैं। और अपने रेसलर्स को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, आज मैं तुम पे प्राउड करता हूँ, बहुत जल्दी पूरा हिंदुस्तान तुम पे प्राउड करेगा। सबसे बड़ा सरप्राइज ये होगा आपके लिए कि जब आप देखोगे उनको टीवी पे, आंखें खुली खुली रह जाएंगी कि WXM क्या है, WXM के रेसलर किस लेवल के हैं। बॉलीवुड से ऑफर आया? हाँ, आए कई बार, अभी भी WWE से आने के बाद भी आए कई बार। तो फिर क्यों, क्या हुआ? बस जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ सिर्फ कुश्ती तक है। वो चाहे रेसलिंग, प्रोफेशनल रेसलिंग है, मेरे गांव में अखाड़ा भी है मेरा, इसके साथ भी मैं जुड़ा रहूँगा हमेशा ही ज़िंदगी भर। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा, और ना ही कुछ प्लान है करने का। कौन सा, अगर फिल्मों की बात करें तो कोई एक्टर पसंद है भाई, ये एक्टर अच्छा है? सनी देओल शुरू से फेवरेट रहा है। पहले धर्मेंद्र जी थे, उसके बाद सनी देओल, बस यही फेवरेट रहे। 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, 2.5 किलो का था, उन्हीं को देख देख के बड़े हुए हैं। जी जी। WWE और WXM किसका फ्यूचर बड़ा आप मानते हो? WXM का हम तो ये बिल्कुल, और बढ़ाएं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम बनाएंगे बड़ा। किसी को हम कम नहीं बता सकते, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मेरे रेसलर्स का पता है, मुझे मेरे देश का पता है कि हमारे देश वाले, हमारे हिंदुस्तानी, जब एक बाहर की कंपनी को, जो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे रेसलर को सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको हम इतना बड़ा बना सकते हैं। अपने घर की कंपनी को हम कहाँ लेके जा सकते हैं। और मैंने तो बोला है कि 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, डाल दी थी इंस्टाग्राम पे अपने, कि हर कंपनी किसी न किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। तो मैंने तो पूरे हिंदुस्तान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि जी। भाई पूरा हिंदुस्तान, ये कंपनी मेरी नहीं है, या ऋषि की नहीं है, या हमारी टीम है उनकी नहीं है, ये WXM पूरे हिंदुस्तान की है। पूरा हिंदुस्तान इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो हिंदुस्तान चाहे तो क्या कहीं नहीं ले जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय युवा रेसलर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? भारतीय युवा रेसलर्स को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अब तक आप मेहनत करते थे, एक कंपनी की तरफ टारगेट था, अमेरिका जाना है या जापान जाना है, जी। वहाँ चांस मिलना इतना आसान नहीं है, और ना ही जा पाते थे, और उनकी ख़त्म हो जाती थी। घर वाले भी अब ये बोलते हैं कि भाई, जिस चीज़ का अब अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको कोई फ्यूचर ना दिखाई दे, और आपको शायद दिख रहा हो, आपका पैशन हो सकता है, घर वालों को ना दिखे, तो हम भी बोल देंगे कि भाई इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, छोड़ दे इसको। जी। तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब फ्यूचर है, तुम्हारे घर में है, मेहनत करो, प्रिपेयर रखो, ट्राई आउट होंगे WXM के, और ट्राई आउट में अगर पास हो गए, आपका फ्यूचर सिक्योर है, और आप स्टार हो अपने देश में ही, कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फैंस की आपकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, फैंस के लिए मैं यही बोलूँगा कि देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इतने सारे फैंस हैं यहाँ पे, उनको आज तक नहीं पता कि भाई ये रियल है, स्क्रिप्टेड है, क्या है। तो अपनी आँखों से अपनी कंपनी को देखो, अपने देश के रेसलर्स को देखो, इनको बड़ा बनाओ। और बहुत बार ये होता था कि मैंने देखा है कि बॉयकॉट करते थे उस कंपनी का इंडिया वाले, क्योंकि हमारे रेसलर के साथ गलत कर रहे हैं। तो अगेन वही है कि वो वहाँ पे जाते हैं हम, तो हम अपना बाप का नाम या गाँव का नाम लेके हम भारत का नाम लेके, तो अगर मेरी इंसल्ट कहीं पे बाहर हो रही है, मेरे साथ कहीं गलत हो रहा है, तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ नहीं। जी। अब हमारे देश के इमोशनल लोग इतने हैं कि भाई, हम क्रिकेट में आपने देखा होगा, भगवान भी बना देते हैं, और भाई जिसको चाहें उसको, तो मतलब वो स्टारडम एक अलग लेवल की है। यहाँ इमोशंस लोगों के यहाँ से जुड़े होते हैं।
तो बहुत बार मैंने देखा बायकॉट करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कोई ऑप्शन नहीं था। अब उनके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या, हमारी अपनी है, उनकी अपनी है WXM। उसको देखें, उसको सपोर्ट करें और उसको टॉप में लेके जाएं और दिखाएं दुनिया को कि क्या है हिंदुस्तान में। एक असली पहलवान की खासियत ये होती है कि उसका ना कान टूटा होता है। आपका कान टूटा हुआ है तो अपने आप टूट जाता है या फिर कैसे? नहीं, ये अपने आप ही टूट जाता है। मेरे तो बल्कि बहुत थोड़े थोड़े टूटे हैं, दोनों ही टूटे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बहुतों के आपने देखे होंगे पहलवानों के इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। तो एक्चुअली एक तो मैंने पहलवानी थोड़ी सी जो सही लेवल पे जाके बहुत लेट शुरू की थी, घर वालों को मनाने में टाइम लग गया था। जी। एक हाइट भी ज़्यादा हो गई थी, तो कान इतने रगड़े लगे नहीं मेरे कान पे। अपने आप ही हो जाता है। जैसे कई बार हम कुश्ती करते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधा आधा घंटा हम जोर कर रहे हैं अखाड़े में, उस टाइम पता ही नहीं लगता। जब हम बाहर आते हैं तो पता लगता है कि भाई दर्द हो रहा है, क्या हो गया, सूज के, फिर वो सूज जाता है इतना। जी। तो वो फिर अगर रेस्ट कर लें हम, तो वो एज इट इज़ वो अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट नहीं करते तो ये बस ऐसे ही करते करते ऐसे ही जैसा भी जम गया वो वैसा ही जम जाता है, फिर ऐसा ही हो जाता है, ये पकोड़े की तरह है। धन्यवाद भाई साहब बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत। तो इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप लोगों की क्या कुछ राय है जो WWE और WXM एक देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, और आप लोग कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें। धन्यवाद।